Okay, so today we are going to cover double entry system for assets of stock और inventory. स्टॉक और इन्वेंट्री आपको सबको मैंने इनिशियली इंट्रोड्यूस किया था ये वर्ड कि ये भी एसेट्स की एक कैटेगरी होती है कि जो भी सामान आप मार्केट से खरीदते हैं, जो भी मटेरियल जिसको आप आगे बेचते हैं या जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग करके आपके पास रखी हुई है रेडी फॉर मार्केट मटेरियल जो होता है, वो सारा जो मटेरियल होता है उसको आप स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं. ठीक है, स्टॉक और इन्वेंट्री कैन बी ऑफ रॉ मटेरियल, कैन बी ऑफ परचेज्ड गुड्स, कैन बी ऑफ गुड्स रेडी फॉर सेल एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये सारी जो है इन्वेंट्री या स्टॉक कहलाती है. ठीक है, जिनके आप लोग कभी किसी दुकान वगैरह में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि दुकान में पहले से बहुत सारी चीजें शेल्फ्स में रखी हुई होती है, राइट? बहुत सारी चीजें उनके पास ऑलरेडी स्टॉक में होती है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्टॉक. ठीक है, तो उसको ब्रीफली एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने दी है कि goods and services that are left in the godown, generally called stock, is also called inventory. Inventory can be of raw material भी हो सकती है inventory का, semi finished product भी हो सकता है या finished product भी हो सकता है. जो finished product है that will be sold next in line in the market to earn revenue. जो भी आप सामान, मान लीजिए आप you are a trader, you buy products from one person and you sell that to another person. तो उस कंडीशन में भी जो सामान आप मार्केट में बेचते हैं उसके बदले में जो आप अर्न करते हैं दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, राइट? और जो सामान आप मार्केट से खरीद करके लाए उसके बदले में जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस, राइट? So that is basically the relation between expenses, revenue and inventory. तो जो आपके पास सामान रखा हुआ है, whether you are going to use it for manufacturing, whether you are going to use it for sales, in both the conditions it is called stock or inventory. ठीक है, तो अब इसकी अकाउंटिंग किस तरह से हम लोग करेंगे? An increase in inventory can be due to one of the two causes. दो वजहों से इन्वेंट्री में इंक्रीज हो सकता है. एक कि आपने और एडिशनल गुड्स खरीद लिए, परचेज कर लिया मार्केट से जाकर के गुड्स को, तो आपका स्टॉक पहले मान लीजिए 10,000 रुपए का आपके पास रखा हुआ था, आपने और 10,000 रुपए का मटेरियल परचेज कर लिया मार्केट से, तो आपका आप स्टॉक कितना हो गया? 10,000 प्लस 10,000. ठीक. और दूसरा जो कंडीशन है जिसमें आपका स्टॉक बढ़ सकता है दैट इज अगर आपने कोई सामान ऑलरेडी बेच दिया है और जो बायर है उसने वापस कर दिया आपको कुछ सामान. फॉर एग्जाम्पल, हमने ये एग्जाम्पल पहले भी समझा था, गुड्स की 4 कैटेगरीज होती है, सेल्स और सेल्स रिटर्न उसका हिस्सा होता है. तो अगर सेल्स रिटर्न हो गए हैं तो आपके पास मटेरियल 10,000 का था, मान लीजिए 1,000 रुपए के गुड्स वापस आ गए बायर के पास से, तो अब आपके पास 10,000 प्लस 1,000 11,000 के गुड्स हो गए विच इज स्टॉक. तो दो कंडीशंस में आपके पास इन्वेंट्री बढ़ सकती है. पहली ये जब आप परचेज कर लें एडिशनल गुड्स, और दूसरा सेल्स रिटर्न आपके पास वापस आ जाए गुड्स फ्रॉम दी बायर. इन दो कंडीशंस में आपके पास इन्वेंट्री की अमाउंट या इन्वेंट्री की क्वांटिटी बढ़ जाती है. अब ये दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं. एक सेल्स रिटर्न है और दूसरा परचेज ऑफ गुड्स, जिनकी वजह से इन्वेंट्री पर इफेक्ट पड़ रहा है. तो अब देखिए, एक तो परचेज अकाउंट जो हम लोगों ने समझा था कि गुड्स के कितने टाइप्स होते हैं या कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, परचेज रिटर्न्स, सेल रिटर्न्स. ये 4 अलग अलग कैटेगराइजेशंस हमने पढ़े थे. ऐसे ही जो एक परचेज है उसकी वजह से आप एक परचेज अकाउंट क्रिएट करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. और परचेज अकाउंट क्या है उसको हम अभी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने उसको मार्केट से जाके खरीदा है और स्टॉक उसमें बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली आप एक तरीके से एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं और एक तरीके से आपके पास एसेट्स आ भी रहे हैं. एसेट्स आर गुड्स. तो दोनों कंडीशंस में आप क्या करेंगे? जो वैल्यू है उसे बढ़ा देंगे, परचेजेस को डेबिट साइड में डालेंगे और वैल्यू को बढ़ा देंगे परचेजेस की. रिटर्न इनवर्ड्स या सेल्स रिटर्न्स. इनवर्ड्स का मतलब क्या है? वापस अंदर आ रहा है रिटर्न. तो इस केस में जो अकाउंट आप क्रिएट करेंगे उसको आप सेल्स रिटर्न अकाउंट कहेंगे या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट कहेंगे. और गुड्स जो आपके पास वापस आ गए, इस कंडीशन में अगेन क्या हुआ? आपके पास एसेट्स का स्टॉक बढ़ गया. स्टॉक जो है वो बढ़ गया आपके पास, इन्वेंट्री जो है वो बढ़ गई आपके पास. तो इस कंडीशन में भी आप रिटर्न इनवर्ड्स या सेल्स रिटर्न अकाउंट को बढ़ा देंगे, डेबिट कर देंगे, स्टॉक को डेबिट कर देंगे, स्टॉक को बढ़ा देंगे. दोनों कंडीशंस में स्टॉक बढ़ रहा है, बट दो अलग अलग अकाउंट्स हैं क्योंकि ये दो अलग अलग एक्टिविटीज हैं.
और दो अलग अलग डायरेक्शन से हो रही है। एक में आप मार्केट गए और एक सेलर से सामान खरीद के लाए, स्टॉक बढ़ गया, इंक्रीज इन स्टॉक विल बी डेबिटेड, तो आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, स्टॉक डेबिट हो गया, बढ़ गया। दूसरा, आप मार्केट में पहले से सामान बेचकर आ गए थे, बायर वापस आपको कर गया कुछ सामान, this is a reverse activity that has happened with you. So what you will do, you will debit the return inwards or sales return account. ये दोनों नाम इंटरचेंजेबल हैं, केवल इन नाम के अनाउंसमेंट के तरीके में फर्क है, मीनिंग सेम है। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट लिखा हो या फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखा हो, एक ही बात है, दोनों हमेशा डेबिट होंगे, राइट। और क्योंकि आपका रेवेन्यू कम हो गया, इस केस में रेवेन्यू कम क्यों हो गया, आप उसको 1000 रुपए वापस करोगे, जितने का माल उसने आपको रिटर्न कर दिया उतने गुड्स की वैल्यू को आप रिटर्न करोगे इन टर्म्स ऑफ मनी टू द बायर। ठीक है, जैसे आपके पास भी अगर कोई एक्स्ट्रा सामान आ जाता है, खराब आ जाता है, आप मार्केट जाते हैं तो रिप्लेस कर लेते हैं या फिर उसका पैसा वापस ले आते हैं दुकानदार से। तो इट इज द सेम कंडीशन दैट यू विल डू, बट स्टॉक बढ़ गया यहां पर, तो स्टॉक बढ़ने के केस में हमेशा डेबिट किया जाएगा। सो लेट अस सी द रूल आल्सो। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, अब डिक्रीज इन इन्वेंट्री क्या हो सकता है, पहली चीज सेल ऑफ गुड्स हो जाए, बिक्री हो जाए, और दूसरा गुड्स प्रीवियसली बॉट बाय द बिजनेस नाउ बीइंग रिटर्न टू द सप्लायर। अब ये आप कर रहे हैं, आप जो सामान पहले से खरीद के लाए थे, स्टॉक में रखा हुआ था, आपको पता चला वो खराब है, एक्स्ट्रा है, या नॉट एज पर साइज, शेप, क्वालिटी उसकी ठीक नहीं है, या कोई चीज आपको लगता है कि गलत आ गई है, तो आप क्या करेंगे, उसको उस सेलर को रिटर्न कर देंगे। तो इन दोनों कंडीशंस में स्टॉक कम हो रहा है। whenever the stock is decreased it is credited, whenever the stock is decreased it is credited, right? stock is a type of asset, और हमने एसेट्स में पढ़ा था, एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है, लेफ्ट साइड में आती है, और अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है और राइट साइड में आती है। सेम इज विद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टॉक। तो पहली कंडीशन जो है वो सेल ऑफ गुड्स है, कम हो रहा है स्टॉक, राइट, तो आप उसको क्रेडिट साइड में डालेंगे। और दूसरी कंडीशन में जो परचेज रिटर्न्स हो रहा है, या गुड्स या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, ये दोनों नाम एक जैसे हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट, गुड्स आउटवर्ड अकाउंट, या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, बाहर की तरफ आप रिटर्न कर रहे हैं, इन दोनों कंडीशंस में ये क्रेडिट होगा क्योंकि आपका स्टॉक कम हो रहा है। अब सेल ऑफ गुड्स से भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज को समझना होगा। सेल ऑफ गुड्स इज एन एक्टिविटी वेयर यू गो टू द मार्केट, आपने अपना मटेरियल बेच दिया, अपना प्रोडक्ट बेच दिया, इसके बदले आपको कैश मिल गया। कैश क्या है आपके लिए, रेवेन्यू, आप रेवेन्यू कमा करके लाए, राइट। सेल ऑफ गुड्स क्या है, आपके पास से सामान, माल चला गया, मटेरियल आपके पास से चला गया, स्टॉक कम हो गया। ये बस इतना समझिए, इसके बाद जब मैं आपको रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट समझाऊंगा तो आपको ये भी बहुत आसानी से समझ में आएगा। सेम इज विद द परचेज ऑफ गुड्स, आप मार्केट गए, कैश पे किया, सामान खरीद के लाए, गुड्स आपके पास आ गए और आपने एक्सपेंडिचर कर दिया, खर्च कर दिया कैश, और वो सेलर के पास चला गया, तो आपके पास से कैश कम हो गया और गुड्स बढ़ गए, राइट। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर एक पॉइंट है वो ये है कि कैश और गुड्स दोनों ही एसेट्स हैं, कैश और गुड्स दोनों ही एसेट्स हैं और करंट एसेट्स हैं। इनके बैलेंसेस फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, इनकी वैल्यू फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है, बट यू ओन देम। टिल द टाइम यू ओन देम वी सी इफ इट इज ओन्ड बाय यू इंक्रीज होगा, इफ इट इज नॉट ओन्ड बाय यू, अब आपने बेच दिया तो डिक्रीज होगा। कैश भी सेम है, जब आप पे कर देंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, और जब आप रिसीव कर लेंगे तो बढ़ जाएगा। रिसीव जब आप कैश करेंगे तो वो आपके लिए रेवेन्यू होगा, और जब आप उसको खर्च करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इन्वेंट्री बिल्कुल एग्जैक्टली ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। लेट्स जस्ट सी सेल और परचेज के स्पेशल मीनिंग्स क्या होते हैं। बोथ सेल्स एंड परचेजेस हैव अ स्पेशल मीनिंग इन अकाउंटिंग। क्यों? Purchase of those goods which the business buys with the sole intention of selling, and sales means sale of those goods in which the business normally deals and which were bought with the same purpose of resale. अब इसको ध्यान से समझिए, सेल परचेज
या सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न्स केवल उन गुड्स के साथ, उन मटेरियल के साथ, उन चीजों के साथ यूज होगा जिसमें बिजनेस डील करता है, जो बिजनेस का नेचर ऑफ बिजनेस है उसमें डील करता है, वही सेल्स एंड परचेज यूज होगा। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जब आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कपड़े के व्यापारी हैं, आप कपड़े का बिजनेस करते हैं, तो आप मार्केट जाते हैं, क्लॉथ खरीद के लाते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं रेडीमेड गुड्स में और आप उसको बेच देते हैं। रेडीमेड यू नो लेडीज और जेंट्स के कपड़े बनाते हैं और उसको मार्केट में ले जाके बेच देते हैं। इसमें आप सेल और परचेज वर्ड का यूज करेंगे। जब आप रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे, कपड़ा खरीद के लाएंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे प्रोसेस में, फिनिश प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उसको बेचेंगे, that is where you are going to use sale and purchase। इनको आप गुड्स बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आप एक बिल्डिंग में ऑपरेट करते हैं, एक पीस ऑफ लैंड है जिसको आप ओन करते हैं, तो ये एसेट्स में आएगा। अगर इसको कभी आप बाई चांस एक बार खरीद या बेच लेते हैं तो वो गुड्स की तरह यूज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास एक जर्नल एंट्री के वक्त क्वेश्चन आता है कि मशीनरी सोल्ड या मशीनरी परचेज्ड, और हमने पिछली बार एक्सरसाइज करी थी उसमें आया भी था, तो उसमें हमने गुड्स अकाउंट नहीं डेबिट किया था, मशीनरी अकाउंट डेबिट किया था। एसेट्स विल बी डेबिटेड इफ द वैल्यू इज इंक्रीज्ड, इफ एसेट्स आर परचेज्ड वैल्यू इज इंक्रीज्ड वी विल डेबिट। तो मशीनरी का नाम यूज किया था हमने, गुड्स नहीं लिखा था, सेल नहीं लिखा था, परचेज नहीं लिखा था। वाई? बिकॉज मशीन खरीदना और बेचना मेरा बिजनेस नहीं है। इसको ध्यान में रखिएगा, जिस टाइप का बिजनेस है उसी टाइप के हिसाब से आपको एंट्री करनी है। सामान खरीदा, सामान बेचा, माल खरीदा, माल बेचा विल बी सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल एंड अदर थिंग्स। जहां पर क्लियरली लिखा है मशीनरी को आपने बेच दिया या मशीनरी खरीद ली या बिल्डिंग खरीद ली, वहां पर बहुत केयरफुली आप सेल परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे। आप बिल्डिंग, मशीन, लैंड, जो भी नाम वहां पे, फर्नीचर, जो भी एसेट का नाम यूज हुआ है वही यूज करें। इसको प्लीज आप ध्यान में रखिएगा, ये दो अलग अलग तरीके के सेल परचेज की मीनिंग, इसलिए इसमें स्पेशल मीनिंग की तरह से उसको मेंशन किया गया। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके गुड। अब जो है एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। एक्सपेंसेस आपको सबको पता है, जब आप बिजनेस में कोई खर्चा करते हैं, कोई चीज, कोई सर्विस या प्रोडक्ट यूज करने के लिए कोई खर्च करते हैं तो उसको एक्सपेंस बोलते हैं। और रेवेन्यू क्या है? जब आप कोई चीज कमा कर लाते हैं, अर्न करके लाते हैं, जिसके बदले में आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस किसी को देते हैं। देखिए, आप यूज करेंगे प्रोडक्ट या सर्विस तो आपको खर्च करना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट और सर्विस कोई और यूज करेगा तो उसको खर्च करना पड़ेगा, जो आपके लिए रेवेन्यू बन जाए, बिजनेस के लिए रेवेन्यू बन जाए। राइट? रेवेन्यू में से अगर आप एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो प्रॉफिट आएगा, और अगर एक्सपेंसेस आर मोर देन योर रेवेन्यू देन लॉस विल बी देयर। ठीक है? रेवेन्यू आप नॉर्मली अपने बिजनेस में किससे कमाते हैं? बाय सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपका बिजनेस बेचता है, जो आपका बिजनेस बनाता है या खरीद के लाता है और उसको सप्लाई करता है कस्टमर्स को, उसको बेच करके आप रेवेन्यू कमाते हैं। एक्सपेंडिचर क्या है? वो सारी चीजें जो आप खरीदते हैं बिजनेस के अंदर, उसके लिए आप एक्सपेंडिचर करते हैं। और एक्सपेंडिचर किस चीज का करते हैं? चाहे आप लैंड खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, चाहे आप गुड्स खरीदे, हर चीज में, चाहे आप बिल्डिंग किराए पर लेकर के यूज कर रहे हैं तो रेंट पे करें, सारी चीजों में आप एक्सपेंसेस करें। रेवेन्यू लेकिन अब कहां से कमाते हैं? केवल एक चीज करके कमाते हैं, आपके गुड्स या सर्विसेज जो आप बनाते हैं या जो आप खरीद के बेचते हैं मार्केट में, उससे आप कमाते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत इजी और बहुत सिंपल। पार्ले जी का बिस्किट सब खाते हैं, राइट? पार्ले जी इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट जो बिस्किट बनाने वाली कंपनी आपको बेचती है, और इससे जो रेवेन्यू वो कमाती है, दैट इज व्हाट इज रेवेन्यू। सेल ऑफ गुड्स। गुड्स क्या मैंने समझाया? जिसमें बिजनेस डील करता है। तो बिस्किट बना करके बेचना इज द बेसिक वर्क ऑफ द कंपनी। और जो खर्चा कंपनी करती होगी, वो करती होगी बिस्किट के लिए जो रॉ मटेरियल खरीदती होगी, राइट? दैट इज वन। रिफाइंड फ्लोर वगैरह खरीदती है, ऑयल खरीदती है, जो भी चीज जिसको बिस्किट बनाने में लगता है, बिस्किट बनाने की मशीनरी उसने खरीद के रखी हुई होगी,
ऑफिस में या फैक्ट्री में फर्नीचर होगा, मैनेजर होंगे, एम्प्लॉइज होंगे, उनकी सैलरीज जा रही हैं, ये सारे खर्चे हैं बिजनेस एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस क्या है बेसिकली, अगर आप इन सारे खर्चों को जोड़ दें तो बिस्किट बनाने की कॉस्ट निकल आएगी। इफ यू ऐड द सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, वेजेस, जो जितने मजदूरों को आप दे रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं लोग, बिजली का बिल, पानी का एक्सपेंडिचर, राइट, कैंटीन एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग अगर फैक्ट्री की बिल्डिंग रेंट पर है तो उसका रेंट, राइट, कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट यू हैव परचेज्ड, कौन से कॉस्ट, रिफाइंड फ्लोर खरीदा आपने, ऑयल खरीदा आपने, मिक्सर्स खरीदे आपने, राइट, इन सब की कॉस्ट आप जोड़ते जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बिस्किट बनाने की कॉस्ट क्या है, और कितने सारे बिस्किट आपने बनाए, कितने घंटे में बनाए, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जोड़ देंगे तो एक बिस्किट की कॉस्ट भी निकल आएगी और एक बिस्किट के पैकेट की कॉस्ट भी निकल आएगी। अगर आपने एक बिस्किट की कॉस्ट निकाल ली तो 10 बिस्किट एक पैकेट में होते हैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी है वो भी निकल आएगी। तो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड धीरे धीरे हमको ये समझना होगा कि रेवेन्यू क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है। नॉर्मली एक जो बड़ी खास बात होती है, चाहे बिजनेस में हो चाहे हम लोगों के घर में हो, that revenue is generally earned less number of times and expenses are done more number of times. एक महीने का कैलेंडर उठाकर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बार आपने खर्चा किया होगा, और रेवेन्यू कुछ कुछ स्लॉट्स में होता है महीने में। आपके हमारे घरों में भी ये होता है, वी आर ऑल सैलरीड पीपल, सो सैलरीड पीपल व्हाट दे डू, महीने में 1 तारीख को उनके पास तनख्वाह आती है और बाकी 29 दिन वो केवल खर्च करते हैं। तो ये एक बहुत स्पेसिफिक नेचर ऑफ ऑपरेशन है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का। उसके बाद केवल ये ख्याल रखना होता है बिजनेस को कि मेरा खर्चा रेवेन्यू के ऊपर ना चला जाए, अगर चला गया तो बिजनेस विल बी इन लॉस। उसका मतलब ये हुआ कितने पैसे मैंने लगाए बिजनेस में, 1000, और कमाने चाहिए थे 1500 या 1100 या 1200, गलती से अगर मैंने 900 कमाए तो 100 रुपीज इज अ लॉस फॉर माई बिजनेस, एंड आई डू नॉट वांट टू डू बिजनेस फॉर मेकिंग लॉसेस। ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, sir. अब पूछिए प्लीज, अगर कोई क्वेश्चंस हैं अभी जो मैंने पढ़ाया है या पीछे से, तो प्लीज पूछिए। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आप एक और बार समझा दो। रेवेन्यू मैंने आपको बताया, इट इज एन अर्निंग, आप कमा के लाते हैं सामान बेच के, जिस सामान में आप डील करते हैं बिजनेस में वो सामान बेच के आप लाते हैं। एक्सपेंसेस, हर तरीके के एक्सपेंसेस हैं आपके लिए। आप मार्केट सामान खरीदने गए, एज अ बिजनेस रॉ मटेरियल खरीदने गए, वो खर्च हो गया। आप बिल्डिंग मशीन खरीद लाए, वो खर्च हो गया आपका। आपने लोगों को सैलरीज दी, वो खर्च हो गया। बिल्डिंग के लिए रेंट दिया, वो खर्च हो गया आपका, राइट। सामान उठा करके लाए ट्रक के अंदर, ट्रक वाले को भाड़ा दिया, विच इज कॉल्ड कार्टेज, वो खर्च हो गया आपका, एक्सपेंसेस। दैट वेरी वेरी क्लियर डिफरेंस। एक्सपेंसेस में आप यू स्पेंड मनी, यू स्पेंड कैश, इन रेवेन्यू यू अर्न कैश। So sir, that they both terms are totally opposite of their meanings. Totally opposite, totally opposite. So the revenue बिजनेस में जब आप अर्निंग्स करते हो बिजनेस के थ्रू, तो उसे रेवेन्यू कहते हैं। बिल्कुल। अगर नॉन बिजनेस है तो आप क्यों उसकी अकाउंटिंग करेंगे? किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया, मान लीजिए किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया आपके बर्थडे पे आके 10 लाख रुपए का, उसे थोड़ी आप अपने बिजनेस में दिखाएंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। आपकी पर्सनल कार, किसी ने आके आपको बर्थडे गिफ्ट दे दिया एक कार, तो उसको आप थोड़ी अपने बिजनेस के अंदर दिखाएंगे कि दिस इज द कार दैट माय बिजनेस ओन, यू ओन इट। और मैंने पहले ही पढ़ाया है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यू एंड योर बिजनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। बिजनेस ओनरशिप और इंडिविजुअल ओनरशिप में जमीन आसमान का फर्क है। और यही सवाल शायद आज किसी ने पूछने की कोशिश की थी। मैं अगर एक बिल्डिंग में रहता हूं, वो मेरे नाम पर है, वो बिल्डिंग रजिस्टर्ड, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो मेरी बिजनेस की बिल्डिंग है। बिजनेस खरीदेगा, बिजनेस अपने नाम से बिल्डिंग रजिस्टर कराएगा। मतलब सर बिजनेस और बिजनेस की जो ओनर है उस दोनों की आइडेंटिटी अलग होती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यही बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। आप ये नहीं कह सकते कि बिजनेस के अंदर रखी हुई चीज मेरी है, या बिजनेस ये नहीं कह सकता कि इंडिविजुअल के घर के अंदर रखी हुई चीज मेरी। अनटिल एंड अनलेस उसकी दोनों की ओनरशिप अलग है, अलग ही रहेगी। सर ये अकाउंटिंग के लिए कॉन्सेप्ट बनाया है। बिल्कुल, अकाउंटिंग के लिए कॉन्सेप्ट है और ये हमेशा फॉलो होगा। सर तो सर मुझे इस कॉन्सेप्ट, मेरा एक डाउट था। बोलिए।
ये सर जो आप ये सब हमें प्रॉफिट लॉस परचेज सेल सभी आपने सर क्लियर किया, तो सर ये सब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है बिल्कुल और इन्हीं सब पे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बेस्ड है। एब्सोल्युटली। ओके सर। पूछिए और पूछिए। पूछिए प्लीज, वी हैव 3 more minutes। सर मुझे इस कॉन्सेप्ट के एग्जांपल से डाउट था। बोलिए। सर मैंने आपके लेक्चर बिजनेस कॉन्सेप्ट सुनने के बाद मैंने एक एग्जांपल खुद सोचा था कि सपोज एक बिजनेस का मैनेजर है, तो सर उसने अपनी पर्सनल कार ओन की है, तो सर वो उसे अपने फैमिली पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज करता है और जॉब में ऑफिस जाने के लिए भी। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये उसके ओनर के उसके खुद के अकाउंट्स में आएगा। तो उसके सर खुद के अकाउंट में क्यों आएगा? बिजनेस में जो मैनेजर है वो तो एम्प्लॉय है ना कंपनी का, वो कोई बिजनेस थोड़ी कर रहा है। यस प्लीज सर। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आई एम वर्किंग इन अ बैंक, ठीक है, आई एम वर्किंग इन अ बैंक, आई गो टू द बैंक, आई डू माई ड्यूटीज, मैं वापस आ जाता हूँ, मैं कार से जाऊं रिक्शे से जाऊं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर पर्सनल कार है तो उसी की अकाउंट्स में आए मतलब ओनर अकाउंट्स की ही मेरे क्या मानी अकाउंट्स जाएगी। है? मैं तो एम्प्लॉय हूँ, महीने में एक बार सैलरी मिलती है, उसी के अंदर खर्चा करना होता है, उससे ज्यादा तो मैं कर ही नहीं सकता खर्चा। तो सर अगर वो कार उसके बिजनेस के ओनर की तरफ से उसको दी जाती सिर्फ जॉब के पर्पस के लिए, तो वो बिजनेस के अंडर आती। हाँ, तब जो है वो बिजनेस दिखाएगा कि मैं, मेरा जो बैंक है अगर उसने मेरे को एक कार दी है तो वो ओनरशिप उसकी आएगी, लाइबिलिटी मेरी आएगी कि मेरे को ऑफिस आने जाने के लिए उसने कार दी है, पेट्रोल भी शायद वही दे, सब कुछ वही करे, लेकिन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि मैं ऑफिस टाइम से पहुंचूं और काम करूं, और जब मैं कंपनी छोड़ूं या कंपनी मुझसे कार वापस मांग ले तो मैं वो कार उनको वापस करूं। मेरा कोई लेना देना नहीं है उस कार का। ऑलराइट सर। हो सकता है कंपनी कहे कि भाई आप पर्सनल काम में भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव गिवन इट टू यू, बट द पॉइंट इज दैट द कार इज ओन्ड बाय द कंपनी। जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है कार, वहां से पता चलता है कि ये कार किसकी है। कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है तो कंपनी की है, मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है तो मेरी है, उससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। अगर ओनर या शेयर होल्डर्स में से किसी एक के नाम की है तब भी कंपनी का कोई लेना देना नहीं। बोलिए। सर सर तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है वो एक सिस्टम है बुक कीपिंग करने के लिए। अकाउंटिंग के लिए डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है, बुक कीपिंग केवल प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स रखती है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो इसलिए बुक कीपिंग वहीं खत्म हो जाती है। बट ये जो रूल्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये रूल्स आप फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तब तक चलते रहेंगे। ओके सर। जी, इसीलिए कहा था कि बुक कीपिंग जो है वो स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं, जनरल एजुकेशन है, वो एक 10th क्लास और 12th क्लास आदमी भी आसानी से कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग जो है वो हर आदमी नहीं कर पाएगा। उसके लिए यू नीड टू अक्वायर सर्टेन स्किल्स, कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको जो केवल अकाउंटिंग के अंदर आती हैं, और वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है। तो ठीक है, वो भी हम क्लास 9th में सीखेंगे। देखिए गोल्डन रूल्स या फंडामेंटल्स जो होते हैं वो तो आप पहली क्लासेस में ही सीखते हैं, शुरुआत की क्लासेस में ही सीखते हैं। एडवांस्ड नॉलेज बेस्ड ऑन दोस फंडामेंटल्स विल बी गिवन टू यू लेटर। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये बेसिक फंडामेंटल है, ये आप जिंदगी भर डील करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स के साथ, इन प्रिंसिपल्स के साथ, इन रूल्स के साथ। ठीक है, एडवांस नॉलेज क्या होती है? बेस्ड ऑन दीज रूल्स एडवांस नॉलेज विल बी गिवन टू, कि बैलेंस शीट को एनालाइज कैसे किया जाए या कुछ और कैसे किया जाए। ठीक है ना? सर सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से एक डाउट था। अब ऐसा है 10:31 हो गया है, आई हैव अनदर क्लास, नेक्स्ट क्लास की बिगिनिंग में याद से पूछ लीजिएगा ये डाउट। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर तो क्या हम